यहाँ पर आप मुख्य विपक्ष के रूप में किसे देखते हैं? अब विपक्ष कोई है ही नहीं। क्या आपके ही पार्टी के कोई नेता? मेरा रहेगा कि आप अपने टिकट को लेकर कितना श्योर हैं? प्रार्थी हैं माननीय से जगदीश नारायण राय जी। उनकी गांव में विद्युतीकरण का काम, कुछ मजरे ऐसे थे जिसमें विद्युतीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। परउआ में मुद्दा बड़ा हो जाता है। जैसे मैं ही अभी जलालपुर से यहाँ आया तो लगभग पहले मैं 70 रुपये के पेट्रोल में आ जाता था, अब 100 रुपये में आता हूँ। तो महंगाई का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इसको हमको लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विधायक जी की पूरे विधानसभा में एक भी मैदान ऐसा नहीं है जिस पर लड़के प्रैक्टिस कर सकें, जिस पर ये कह सकें कि स्पाइक लगा के वो दौड़ सकें। ऐसा है। आज हालात ये हैं कि उसके दोनों तरफ की रेलिंग गिर गए हैं। क्या वहाँ पर तभी उसका जीर्णोद्धार होगा जब कोई हादसा होगा? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं जफराबाद के बहुचर्चित विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी। बताइएगा विधायक जी कि 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान आपने कौन कौन से कार्य किए हैं? एक तो अगर मैं चर्चा करूं तो फिर 26 मई 2014 को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं जफराबाद का प्रतिनिधि चुना गया। तब से लेके अगर केंद्र सरकार के कामों को देखा जाए और विगत 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए कामों की अगर चर्चा की जाए तो ढेर सारे सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से ढेर सारे गरीब कल्याण के काम हुए हैं। अगर जफराबाद विधानसभा की मैं बात करूं तो योजनाओं को छोड़ दे सड़कों के मामले की अगर चर्चा करूं तो आपको अब चलते होंगे 2017 के पूर्व की जफराबाद विधानसभा और आज की जफराबाद विधानसभा बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। जब मैं सरकार बनी तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 अधूरे पुल जो कम से कम 8-10 साल से लंबित पड़े थे, धन के अभाव में काम नहीं हो पा रहा था, उन 4 अधूरे पुलों को कंप्लीट कर दिया गया है। एक नया पुल बीबीपुर से नईपुरा घाट को जोड़ने के लिए स्वीकृत हुआ जिसमें तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही वो भी पूर्ण होने आ रहा है। और ऐसे करके आपके थान घाट पुल हो गया, गढ़हर घाट पुल हो गया, धरेजा घाट पुल हो गया और अखड़ो घाट पुल हो गया। ये चारों पुल कंप्लीट हो गए हैं, आवागमन चालू हो गया है। 15 नवंबर तक अब धनेजा घाट पुल भी चालू होने जा रहा है। बाकी मैं बात करूं तो ढेर सारी सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण उच्चीकरण काम हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण है सरकोनी से लेके बीबीपुर घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण उच्चीकरण, जौनपुर से लेके इंग्लिश क्लब से लेके जफराबाद बिलाव घाट तक का चौड़ीकरण उच्चीकरण, जफराबाद बाज़ार का बाईपास और बाकी ढेर सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमको लगता है सैकड़ों की संख्या में सड़कें बनी होंगी, जिनकी यहाँ चर्चा करना बहुत समय लगेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को मैंने बहुत संवेदनशीलता से लिया है। स्वास्थ्य में हालत ये थी कि जफराबाद विधानसभा में आप लोग उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक ट्रामा सेंटर हाउस में बन के तैयार था, पिछले 10-12 साल से सरकार की उपेक्षा का शिकार था, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार था और पूरा जंगल झाड़ी के अलावा कुछ था नहीं। आज यही हाउस का ट्रामा सेंटर आज उच्चीकृत है, वहाँ सीटी स्कैन हो रही है, आईसीयू है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अब कोविड काल में L2 हॉस्पिटल के रूप में इसको डेवलप हुआ, तमाम लोग वहाँ भर्ती हुए, स्वास्थ्य लाभ पाए। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेठी की स्थिति बने हुए, उस बिल्डिंग को बने हुए तो हमको लगता 10-12 साल हो गए होंगे, खिड़की दरवाजे तक गायब हो गए थे, कोई जाता नहीं था, आता नहीं था। उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी मैंने उचित किया, अपग्रेड किया और वो भी कोविड काल में L2 हॉस्पिटल तरह काम किया। आज वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, 30 बेड की सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, वहाँ 4 बेड का आईसीयू है, वहाँ ऑटो एनालाइजर लगा हुआ है, 100 ml की डिजिटल एक्सरे मशीन है, CBC सेल काउंटर है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है। और हमको लगता है कि जनपद के सबसे ज़्यादा अपडेटेड अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोई है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेठी है आपके विधानसभा क्षेत्र में। और स्वास्थ्य को लेके एक बड़ा काम और कि निवड़िया और जलालपुर CSC के बीच में और कोई स्वास्थ्य केंद्र था नहीं, तो बर्राहे में एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका आपको लगता है कि पूर्ण हो चुका है।
अगले 1-2 महीने में उस पर भी सुचारू रूप से काम शुरू हो जाएगा। सिंचाई को लेके बहुत बड़ा काम हुआ है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकासखंड सरकोनी में 2 लिफ्ट कैनाल थी और ये 74-75 की बनी हुई लिफ्ट कैनाल थी। तमाम पाइपलाइन टूट गई थी, ब्रिक लाइनिंग टूट गई थी, लिफ्ट कैनाल पुराने हो चुके थे, क्षमता से हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था। 7.5 करोड़ की लागत से, 7 करोड़ 60 लाख की लागत से दोनों लिफ्ट कैनाल का मॉडर्नाइजर किया गया है। लिफ्ट कैनाल नई लगी है, ब्रिक लाइनिंग बदली है, जितनी स्टील की पाइप लगी थी, लोहे की पाइप सब झरने की तरह गल गई थी, उनको बदला गया है आज पूरे क्षेत्र में। और कभी जाके चर्चा करिएगा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे क्षेत्र में धान की भरपूर फसल हुई है। जो 5-7 गांव लिफ्ट कैनाल से प्रभावित होते हैं, जिसमें केशवपुर है, शिवपुर है, सिंगुलपुर है, बीबीपुर है, सैकड़ों एकड़ में धान की खेती इस बार पहली बार लोगों ने, किसानों ने की है। और सिंचाई को लेके बने प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार से मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मंत्री जल शक्ति का, जिन्होंने डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, जिनके सहयोग से क्षेत्र में 9 नए ट्यूबवेल लगे हैं, जिसके माध्यम से भी सिंचाई का कार्य हो रहा है। आपके प्रधानपुर में, लोहाजर में, कुकड़ीपुर में, नवादा में, टिकाडी में, करमौआ में, छतारी में, करधा में, ऐसे 10 की संख्या में नए ट्यूबवेल लगे हैं। इसके अलावा मैं चर्चा करूं पेयजल का, तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में पाइपलाइन पेयजल योजना जो है, अब तो सरकार ने उसको जल जीवन मिशन का नाम दिया है। उसके तहत 3 गाँव सभाओं में जहां पेयजल ऐसा था कि पीने की स्थिति नहीं थी, उसमें हार्डनेस थी, स्वाद अच्छा नहीं था, ऐसे आरा में पाइपलाइन पेयजल योजना शुरू हो चुकी है, संचालित हो रही है। सेमलपुर की पाइपलाइन पेयजल योजना संचालित हो रही है और मकरा की भी पेयजल योजना संचालित हो रही है, जो सुचारू रूप से काम कर। बाकी आने वाले 1-2 महीने में जल जीवन मिशन के तहत जफराबाद विधानसभा में कम से कम 40 ग्राम सभाओं में जल पाइपलाइन पेयजल योजना का काम शुरू होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बिजली का काम, हमको लगता था विधानसभा क्षेत्र में विगत लंबे समय से न कहीं तार बदले गए थे, जर्जर व्यवस्था थे बिजली की, आए दिन ट्रांसफार्मर टूटते थे, बिजली के तार टूटते हैं थे। आपको मैं बता दूं कि निवड़िया और बराई 2 फीडर जिनका 5 की क्षमता थी, उनको 8 MVA की क्षमता की गई है, जिसमें निवड़िया और बराई पावर हाउस है। 33/11 का उपकेंद्र जो है लाडनपुर में शुरू किया गया है। सौभाग्य योजना में निःशुल्क 10,149 लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। 882 मजरे ऐसे थे जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था, उनका विद्युतीकरण कराया गया है। 801 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं विधानसभा में, जो 16 kVA के होंगे, किलोवाट के होंगे, 25 किलोवाट के होंगे। बिजनेस प्लान के तहत 344 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई है। तो ऐसे लेके देखेंगे तो बिजली का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, सिंचाई का हो, पेयजल का हो, सड़कों का, संपर्क मार्गों का है, बहुत ढेर सारे काम हुए हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरा आमूल चूल परिवर्तन दिख रहा है, चाहे संपर्क मार्गों को लेकर चाहे कोई चर्चा करे, चाहे और योजनाओं को लेकर चर्चा करे। चलिए अब हम आते हैं आपके, जो कि विधानसभा जफराबाद का राजनीति का राजधानी कहा जाता है, जलालपुर। यहीं से हम सड़क की शुरुआत करते हैं। जलालपुर मुख्य मार्ग, जलालपुर मार्केट का जो मुख्य मार्ग है वो बड़ी जर्जर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर अस्पताल है, वहाँ पर थाना है, तो सैकड़ों हज़ारों लोगों का आवागमन रोज़ होता है। वहीं उसी मार्केट में पुल है, जो कि एक ऐतिहासिक पुल है, जो जौनपुर के शाही पुल से लगभग 150 साल पुराना है। जलालपुर का पुल, जो आखिरी बार जिसका जीर्णोद्धार 2012 में किया गया था, 2012-13 में। आज हालात ये हैं कि उसके दोनों तरफ की रेलिंग गिर गए हैं। क्या वहाँ पर तभी उसका जीर्णोद्धार होगा जब कोई हादसा होगा? अब जो विषय है आपने चर्चा की, ये विषय मेरे पूरे ध्यान में है। उस सड़क का जो जलालपुर बीबन मऊ से होके यहाँ तक आती है इजरी तक, उस सड़क का टेंडर हो रखा था। अभी बारिश है, बारिश में सड़कों का काम नहीं होता है, पेंटिंग का काम। उसकी जिस कंपनी को JP कंस्ट्रक्शन को उसका ठेका मिला हुआ है, कल परसों से काम वो शुरू करने जा रहे हैं। रेलिंग के बारे में, उसका जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका ठीक करने का विषय, ये सारी चर्चा हो गई। अगले 15-20 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए अब अस्पताल की बात करें हम। जलालपुर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर जल जमाव की समस्या रहती है। बरसात के दिनों में वहाँ पर बिल्कुल नाव ले जाने पर पानी हो जाता है।
और घंटों पानी उसमें रहता है। हाल ही में हमने उस पर कवरेज भी करी थी, जिसमें जब कोविड के टीके लगवाने के दौरान लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उस समस्या को किस प्रकार से आप देखते हैं? एक तो आप अपनी गलती सुधार दीजिए, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो पुराना वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी में बना है और अधिकतर काम चिकित्सा से जुड़े हुए काम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी में हो रहे हैं। ये अस्पताल बहुत पुराना है, घनी आबादी के बीच में बसा हुआ है, कहीं ड्रेन करने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये काम जब आप लोग पूछते हैं तो मैं एक चर्चा ये करूँगी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत जागरूक हैं, अकाउंटेबिलिटी जब तय करते हैं तो जो काम नगर पंचायतों के हैं, ग्राम पंचायतों के हैं, क्षेत्र पंचायतों के हैं, जिला पंचायतों के हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते। विधायक को, एक एमएलए को क्षेत्र विकास की निधि के नाते 3 करोड़ मिलते हैं। ये पुस्तिका मैंने 4.5 वर्षों में जो मेरी विधानसभा विधायक निधि से कार्य हुए पूरी सूची में उपलब्ध करा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है लोकतंत्र में कि एक जनप्रतिनिधि हिम्मत कर रहा है 4.5 वर्ष में पब्लिक के बीच में ले जाने की। अब बताइए कि 9 विधानसभाएँ हैं, 9 तिरिक 27 करोड़ रुपया 9 विधानसभा जो क्षेत्र विकास निधि के नाते मिलता है। 2 सांसद जी लोग हैं, 5 करोड़ के 10 करोड़ 37 करोड़। ग्रामीण जल जमाव की समस्या हो, गांव के संपर्क मार्गों की भी व्यवस्था हो, गांव के अंदर के और जो व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज से होती है जी। एक विकास खंड में मनरेगा 14वां वित्त राज्य वित्त के माध्यम से कभी आपने जानने की कोशिश की कितना धन आता है? एक ग्राम पंचायत में कभी कितना धन आता है? जानकारी ली आपने प्रधान जी से? कभी प्रधान जी से हमने पूछा इस बारे में, उस गाँव के प्रधान। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ जी। 21 ब्लॉक जनपद जौनपुर में पड़ते हैं। ग्राम पंचायतों में एक विकास खंड में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम छोटे बड़े ब्लॉक के हिसाब से 60-70 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यमों से, मनरेगा से, राज्य से, 15वें वित्त के माध्यम से आता है। 21 ब्लॉक का कितना हो गया? 1400-1500 करोड़ रुपये। जिला पंचायत को एक वर्ष में 100 से लेकर 125 करोड़ तक धन आता है। बिल्कुल। क्षेत्र पंचायतों को अमूमन 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक का धन आता है। 21 ब्लॉक है, 60-70 करोड़ है, सब मिला के 1500-1600 करोड़ के जो 3 टायर सिस्टम से काम हो रहे हैं पंचायतों के, वहाँ भी जवाबदेही है। सारे काम, ये काम जो छोटे गांव में चर्चा करते हैं आप लोग, यहाँ जल जमाव हो रहा है, यहाँ नाली नहीं है, उसके लिए हम उनसे सवाल पूछते हैं। उनसे आपको पूछना चाहिए। हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, जनता के आशीर्वाद से आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम लोग प्रेस करके, हमारी सरकार, हमारे सारे मिनिस्टर्स, स्वयं मुख्यमंत्री जी प्रेस करके 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। एक एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा कर रहा है, पुस्तिका छपाव दे रहा है कि आप लोग देख लीजिए और मौके पर जाके वेरीफाई कर दीजिए काम हुए नहीं हुए। लेकिन पंचायतों की अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं करेंगे, समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, तो ये चीज़ें जो गाँव के अंदर के जल जमाव का है, संपर्क मार्गों का है, ग्रामीण संपर्क मार्गों का है, ये विषय थोड़े न्याय नहीं होगा, क्योंकि हर बात के लिए जवाबदेह जनप्रतिनिधि को बनाया जाए। आपको वहाँ भी देखना पड़ेगा, वहाँ भी ये 3 टायर जो सिस्टम है वो ठीक से काम करे। वहाँ भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों पे, अपने BDOs पे, अपने सेक्रेटरीज पे दबाव बना रहे हैं, लगातार बैठकें करते हैं। नहीं तो इसके पहले मैं बता दूं, ब्लॉकों पे शायद ही कोई MP ले जाते। हम लोग 4.5 साल में एक भी ब्लॉक की बैठक नहीं हुई होगी जिसमें हम लोग उपस्थित न रहे। अक्सर तो हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। मैं मीडिया के तमाम मित्र हैं, आप लोग युवा हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं, परिवार के हैं, इस माध्यमों से आप लोग उन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी जिसकी है उनसे ज़्यादा चर्चा करने की बात करें। बिल्कुल, हम वहाँ पर जाते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र में ही इस वक्त हमारी कवरेज है। हर गांव की हम कवरेज करने के बाद वहाँ के ग्राम प्रधान से उसकी जवाबदेही मांगते हैं, बदले में जो हमें मिलता है उसका रिस्पांस भी हम दिखाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आपने पूरे कार्यकाल को अपने बताया इस तरीके से। एक सवाल यहाँ पर है विधायक जी की, पूरे विधानसभा में एक भी मैदान ऐसा नहीं है जिस पर लड़के प्रैक्टिस कर सकें, जिस पर ये कह सकें कि स्पाइक लगा के वो दौड़ सकें। ऐसा है कि अधिकतर पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी गांव में, मैं आज पूछ लूँ कि जरी गांव सभा में एक हमको 4 एकड़ का मैदान दिला दिए है, ज़मीन कहीं उपलब्ध। हम लोग लगातार योजना भी है, हर विकास खंड में एक स्टेडियम बनाने की योजना है। हम लोग लगातार ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमको ज़मीन मिल जाए जहाँ सुचारू रूप से स्टेडियम बन जाए। जगह उपलब्ध हो नहीं पा रही हैं। मैं स्वयं जिस गांव सभा से आप आते हैं,
उस गांव सभाओं में इसके पूर्व में जितने शौचालय निर्गत हुए उसमें सरकारी जांच हुई, कार्रवाई हुई। आज तक सारे शौचालय बचे नहीं। तो तमाम जवाबदेही जब तक समाज का एक एक व्यक्ति आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हम आप ज़मीन उपलब्ध कराइए, मैं आज प्रस्ताव देता हूँ। जैसे कि जो ग्राउंड है अभी, जैसे अब एक कहाँ ग्राउंड है, एक जगह बता दीजिए जहाँ हमको भरपूर नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बनपुरवा स्टेडियम है, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। उस स्टेडियम को हमने देखा जाके, वहाँ पे जो वहाँ पे नियुक्त हैं, जिनको उसकी सैलरी मिलती है रख रखाव की, वो तक उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ हमें निर्देशित ही नहीं किया जाता कि हम किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से इस ग्राउंड के रख रखाव करें। ये भेदभावपूर्ण जब विकास कार्य होते हैं तो उसकी दुर्गति होनी तय है। जब सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, श्री राम जी वहाँ ग्राम विकास मंत्री थे, उनके कार्यकाल में बनपुरवा स्टेडियम का निर्माण हुआ था। और जानबूझ के ऐसी जगह पे जहाँ कोई अप्रोच नहीं है, निर्जन स्थान पर स्टेडियम बना हुआ है, कोई रहता नहीं है, तमाम क्षतिग्रस्त हो रखा है। और मेरी विधानसभा में वो मैदान पड़ता नहीं। हाँ। वो विधानसभा के राकत का अंग है। लेकिन हम लोगों ने चर्चा की, अपने जो क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं उनसे विकसित करने का काम, उससे बात भी चल रही है। और सौभाग्य से जो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी हैं, अपने राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी जी जिले के प्रभारी भी हैं, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जल्दी अब तो हमारा विज़न है कि हर विकासखंड में एक स्टेडियम होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत कर रहे हैं। आपके रामनगर मंडल में चढ़ई में स्टेडियम का निर्माण शुरू हो चुका है। सरकोनी विकासखंड में भी ताला मझौरा में स्टेडियम काम शुरू होने जा रहा है। तो हर विकासखंड में जहाँ ज़मीनें उपलब्ध हैं हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। चलिए हम दूसरी ओर आते हैं, अब चुनाव को लेकर। अपने विधानसभा क्षेत्र में आप जाते होंगे, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है जनता से? जनता से बहुत अच्छा लोग चर्चा करते हैं। हमने पूरा संवेदनशीलता से 5 साल समाज के बीच में रहा हूँ, नियमित रूप से कार्यालय बैठा हूँ, समाज में समय दिया है, विकास कार्यों की चिंता की है। तो एक सकारात्मक सा वातावरण है। इसमें एक मुद्दा बड़ा हो जाता है। जैसे मैं ही अभी जलालपुर से यहाँ आया तो लगभग पहले मैं 70 रुपये के पेट्रोल में आ जाता था, अब 100 रुपये में आता हूँ। तो महंगाई का कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इसको हमको लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। ऐसे नकारा लोग, मैं बता दूं, 15 साल इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से। आज जो समाजवादी पार्टी में टिकटार्थी हैं माननीय से जगदीश नारायण राय जी, उनकी गांव में विद्युतीकरण का काम, कुछ मजरे ऐसे थे जिसमें विद्युतीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। परउआ में बिजली नहीं थी, उनके बगल में चूरसन में बिजली नहीं थी। तो कितनी संवेदनशीलता से वो लोग काम करते थे। तो आज कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। आज एक एक व्यक्ति, शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नागरिक होगा जो किसी न किसी सरकार के किसी न किसी योजना से लाभ न पाया हो। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करूं, गैस कनेक्शन की विषय हो, चाहे शौचालय का विषय हो, गरीबों के आवास का विषय हो, आयुष्मान के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमे का विषय हो, या गरीबों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसके विषय हो, या तमाम माध्यमों से कृषि के बीज खाद की उपलब्धता, किसानों को सिंचाई की सुविधा, ये सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हर परिवार किसी न किसी तरह से सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। अब बहुत सकारात्मक वातावरण है। चुनाव में हमको लगता है कि अगर ये वातावरण जो आज है, ये वातावरण रहा तो हम लोग पिछली बार से बड़ी बहुमत के साथ, कम से कम 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाए। यहाँ पर आप मुख्य विपक्ष के रूप में किसे देखते हैं? अब विपक्ष कोई है ही नहीं। क्या आपके ही पार्टी के कोई नेता? नहीं, कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं, कहीं विपक्ष दिख ही नहीं रहा। आप उनकी चर्चा करिए, उनके कार्यक्रमों की, उनकी बैठकों की, उनके जो लीडरशिप है, कहीं ज़मीन पे है क्या वो लोग? नहीं, ये हम नहीं कह सकते ना। नहीं, आप नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि न उनका कहीं संगठन दिखता है। पूरे कोविड काल में इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 राजनीतिक दल काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग। आप भी समाज के बीच में रहते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। सपा बसपा कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता समाज के बीच में काम करता हुआ दिखा? सिर्फ दिखे, चाहे राशन वितरण का विषय हो, चाहे मास्क वितरण का विषय हो, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराने का विषय हो, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का विषय हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही समाज के। इस बात को मैं मानूंगा भी कि आप कोविड के दौरान जिस प्रकार से आपने लगातार अस्पताल के दौरे किए, उस दौर में जब इंसान को छूने से दूर भागता था,
तो वो तो हम सब ने देखा है उस चीज़ को हमने महसूस किया है। खैर यही आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आप अपने टिकट को लेकर कितना श्योर हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये नेतृत्व तय करता है किस विधानसभा में कौन कैंडिडेट होगा। मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने 2 बार पूर्व में प्रत्याशी दिया, 2012 प्रत्याशी रहा, 2017 प्रत्याशी। ये सारा विषय नेतृत्व का है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।